लोग बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। जो कैपिटल सी है उसको याद रखोगे मोलर स्पेसिफिक, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। बड़ा नाम है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, पर ये मोल्स के लिए डिफाइंड है। कैपिटल सी किसके लिए डिफाइंड है? मोल्स के लिए डिफाइंड है, ठीक है। मोल्स का मतलब है, मैं फिर से याद दिला देता हूं, हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी, ठीक है, और एक फॉर्मूला पढ़ा था Q अपॉन N इंटू डेल्टा टी। ये दो फॉर्मूला पढ़ा था ना। जब नंबर ऑफ मोल्स की बात करूंगा तो मोलर स्पेसिफिक हीट, जब मास की बात करूंगा तब सिर्फ स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। क्या ये छोटा छोटा डिफरेंस है जो मुझे समझ में आता है? ये छोटू छोटू डिफरेंस है जो हमको समझ में आना चाहिए। कब मोलर स्पेसिफिक हीट होगा और कब सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज बता दूं मैं आप लोगों को, अभी मुझे प्रूफ करना है यहाँ पे, अभी मुझे प्रूफ करना है यहाँ पे मेयर्स रिलेशन। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन क्या होता है सर? मेयर्स रिलेशन होता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। अभी एक्चुअली जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तुम लोग इस चीज को झेल लो अच्छे से। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरे दिमाग से उतर गया, शायद से मुझे थर्मोडायनेमिक पहले पढ़ाना चाहिए था आप लोगों को, और फिर काइनेटिक थ्योरी पढ़ाना चाहिए था। अब मैंने जोश में ये पढ़ाना चालू कर दिया, क्योंकि ये भी 6 मार्क का चैप्टर है। पर कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं आ रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये मेयर्स रिलेशन को हम लोग को प्रूफ करना है। अभी फिलहाल बता दूं मैं, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, तो मोलर स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है। अब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आर के बराबर आना चाहिए। और आर का नाम मालूम है क्या हम लोगों को? याद करो क्या था, क्या नाम लिख रहा हूं मैं यहाँ पे आर का? रियल गैस रियल गैस कांस्टेंट। कांस्टेंट और इसका वैल्यू कितना होता था? 314। 8.314 यूनिट बताएगा क्या कोई मुझे? जूल पर केल्विन पर मोल। सही लिख रहा हूं मैं? ये राइट है? यस। अगर ये समझ में आ गया है तो क्या मुझे कोई बता सकता है केबी क्या होता है? केबी का नाम बता दो कोई मुझे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। वैल्यू कितनी है? चलो इंटू 10⁻⁻23 है, ये बता सकता हूं मैं अभी के लिए। और वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कितना आएगा? 1.38। सच बताओ, नोट्स लेके बैठे हो ना? सच बताओ, सच बताओ। नो सर, वो आपने ही तो बोला था कि लेक्चर के पहले करके आने। सब पढ़ के आए हो आप? वेरी नाइस, वेरी हाँ नाइस, सर। वेरी नाइस, अच्छा लगा सुन के, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी यूनिट बता दो फिर अभी। यूनिट क्या है? यहाँ से खाली मोल हटा देना, यहाँ से खाली मोल हटा देना और कुछ नहीं। तो यहाँ से मोल हटा दूंगा तो क्या बचेगा? जूल पर केल्विन। केल्विन। ये छोटी छोटी चीजें बच्चों हम लोग को आनी चाहिए। अभी मैं प्रूफ करने वाला हूं आप लोगों के लिए मेयर्स रिलेशन। इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि बुक में हमारे है ये, और ये 3 से 4 मार्क के लिए आपको प्रूफ के लिए आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलो पेज नंबर 2 पे चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। मेयर्स रिलेशन का प्रूफ बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे देना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पढ़ाने के बाद थोड़ी जान बची तो थोड़ा और आगे हीट वीट भी पढ़ लेंगे हम लोग, हीट वीट भी इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। इसको मैं एक काम करता हूँ, लाइन को मिटा ही देता हूँ, जब जरूरत पड़ेगी तब ड्रॉ करूंगा। तो मैं प्रूफ बता रहा हूँ आपको, प्रूफ ऑफ मेयर्स रिलेशन, प्रूफ ऑफ मेयर्स रिलेशन, प्रूफ ऑफ मेयर्स रिलेशन। एक सेकेंड, चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ ऑफ मेयर्स रिलेशन, प्रूफ ऑफ मेयर्स रिलेशन। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नो सर। चलो ठीक है। पहले सबसे पहले ना, वैसे एक चीज बता दूं, कितने स्टेप में मेरा आंसर आएगा। 2 स्टेप में मैं आंसर निकालूंगा। 2 स्टेप मतलब मुझे एक्चुअली 2 डायग्राम बनाना पड़ेगा। थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1 पहले करते हैं। देखो स्टेप नंबर 1, स्टेप 1,
थोड़ी अच्छी राइटिंग में लिख रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग को समझ में भी आ जाए। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप 1 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाँ, बिल्कुल भी गलती से भी तुम लोग का ध्यान नहीं हटना चाहिए। यहाँ पे मैं आप लोग के सामने ना एक्चुअली एक कंटेनर ले रहा हूँ, यहाँ पे एक कंटेनर लूंगा मैं, और इस कंटेनर में ना, इस कंटेनर में 1 मोल आइडियल गैस लूंगा। कंटेनर नहीं बोलूंगा इसको मैं, इसको मैं पिस्टन बोलता हूँ एक्चुअली। ये मैं पिस्टन ले रहा हूँ। पिस्टन क्या होता है समझाता हूँ मैं, रुक जाओ थोड़ा सा, तुम लोग के केमिस्ट्री में पढ़ा रहेगा पिस्टन। ये हमारी पिस्टन है, इसको अज्यूम करो पिस्टन है ये हमारी, और पिस्टन के अंदर मैंने 1 मोल गैस ली है। ये यहाँ पे ये पिस्टन है, और पिस्टन के अंदर क्या है? कंसिडर 1 मोल ऑफ कंसिडर, यहाँ पे लिख लेते हैं, कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, ऑफ एन आइडियल गैस। देखो आइडियल गैस रियल गैस से थोड़ी क्या होती है, अलग होती है, इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इमेजिनरी गैस लिया, ठीक है। और इतना याद रखना है, जो फिक्स पिस्टन लिया है मैंने, जो पिस्टन लिया है ये फिक्स्ड पिस्टन है। फिर से बोल देता हूँ, एक और बार सुन लो। ये जो पिस्टन लिया है मैंने, ये फिक्स्ड पिस्टन है। ये पिस्टन कैसा है? फिक्स्ड पिस्टन, फिक्स्ड पिस्टन। ये जिसको पिस्टन समझ में नहीं आता है ना, उसके लिए बता दूं मैं, पिस्टन दिखता कैसे है, मतलब कैसे काम करता है। जिसको नहीं समझ में आया उसके लिए बता रहा हूँ मैं। एक सेकेंड रुको। आपने कभी वो देखा है क्या? कैसे समझाऊं? देखो ऐसे समझाऊंगा, ट्राई करना समझने का बस। ये एक्चुअली ना हवा भरने का पंप है, देख पा रहे हो तुम लोग? ये हवा भरने का पंप है, साइकिल में जो हवा भरते हैं। तो एक्चुअली तुम लोग क्या करोगे, ऊपर से इसको प्रेस करोगे ना, और फिर ये नीचे आएगा, और जिसमें भी तुम लोग हवा भर रहे हो, इसमें से क्या निकलता है? पाइप निकलता है। और वो पाइप शायद से मैं किस में लगाने वाला हूँ, वो पाइप किस में लगाने वाला हूँ मैं? एक टायर में लगाऊंगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इधर से फोर्स अप्लाई करोगे, इसमें ये पाइप के थ्रू हवा जाएगी, और ये धीरे 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 फूलने लगेगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ रहा है? तो पिस्टन भी ऐसे ही होता है, आप इसको दबा सकते हो, पिस्टन को क्या कर सकते हो, प्रेस कर सकते हो। क्या पिस्टन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है मुझे? बोलो, पिस्टन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है मुझे? यस और नो? अरे यार, हैंड पंप नहीं मालूम तुम लोग को, जिससे हवा भरते साइकिल का? आई होप सबको मालूम है ये चीज। और यहाँ पे मैंने जो पिस्टन लिया है, फिक्स लिया है, ये भी समझ लो। पिस्टन को कैसा लिया है मैंने? फिक्स लिया है। सर इसका मतलब क्या है फिक्स? इसका मतलब ये होता है कि मैं पहले यहाँ पे नीचे ना हीट भी देने वाला हूँ। मैं यहाँ नीचे से क्या करने वाला हूँ, हीट भी दूंगा, ऐसे। तो यहाँ से मैं हीट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, हीट। ये एक्चुअली अपना बर्नर है, बर्नर बोलते हैं ना इसको केमिस्ट्री में। स्पेलिंग रॉन्ग हो जाएगी तो खेद है उसके लिए, स्पेलिंग के ऊपर ना जाए। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये पिस्टन फिक्स है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि आप हीट करो ये ऊपर नहीं जाएगा, आप हीट करोगे ये ऊपर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपने जो वॉल्यूम लिया है कांस्टेंट है, इसका मतलब वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बिकॉज piston is fixed, because piston is fixed। फिक्स्ड पिस्टन का मतलब होता है नॉट मूवेबल, नॉट मूवेबल, ये मूव नहीं करेगा, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात सुनो, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा है और मेरा वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है, मैं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूंगा सुनना, मैं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूंगा सुनना। मुझे मेयर्स रिलेशन प्रूफ करना है, और मेयर्स रिलेशन में मैंने यहाँ पे देखोगे कैपिटल सी लिखा है, कैपिटल सी का नाम है मोलर, मतलब नंबर ऑफ मोल्स की बात करूंगा मैं। किसकी बात करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स की। अब एक फॉर्मूला मैंने ये भी देखा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला सर? अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट नंबर ऑफ मोल्स इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये किसका फॉर्मूला होता है? किसका फॉर्मूला होता है? सी। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो सीवी लिख देता हूँ। क्या ये फॉर्मूला मुझे समझ में आता है? बोलो, क्या ये फॉर्मूला मुझे समझ में आता है? अगर ये फॉर्मूला समझ में आता है तो मैं लिख देता हूँ, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन बाय, ध्यान से सुनना, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज गिवन एज,
heat at constant volume is given as और जो भी आंसर लिख रहा हूं मैं इन टर्म्स ऑफ मोल लिख रहा हूं, क्योंकि सर जी हम लोग ने बोला है कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस जो भी ले रहे हैं हम लोग 1 मोल ले रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ मोल्स लिखा है, मास नहीं लिखा है, और मोलर स्पेसिफिक हीट ले रहा हूं मैं। तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आएगी बताओ मुझे, यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आएगी ये बता दो। ऐसा लिखूं क्या मैं, N इंटू CV इंटू डेल्टा टी? क्या ये मुझे समझ में आता है? बोलो, क्या ये मुझे समझ में आता है? Yes, sir. अभी दूसरी चीज सुनो, दूसरी चीज सुनो, ध्यान से सुनना। मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट में ना जो हीट दिया वो थोड़ा दिया, मैं जो स्टार्ट में हीट दे रहा हूँ वो थोड़ी थोड़ी हीट करके दे रहा हूँ। मतलब एट स्टार्ट amount of heat given is in small proportion, मतलब जो आप हीट दे रहे हो, ठीक है, जो आप हीट दे रहे हो वो थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में दे रहे हो। तो हीट कैपिटल क्यू लिखूं कि डी क्यू लिखूं, ये बताओ। समझ में आया? डी क्यू लिखा क्यों? क्यों मैंने डी क्यू लिखा? डी मतलब स्मॉल हीट, बहुत थोड़ी सी हीट दे रहा हूं मैं। थोड़ी हीट देने से क्या टेम्परेचर भी थोड़ा सा ही चेंज होगा? ये चीजें समझ में आती है आप लोगों को? बोलो। आई होप इतना समझ में आ चुका है हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट चीज देखो, ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये सब इतना झमेला क्यों कर रहे हैं हम लोग? ताकि मैं सबसे पहले वर्क डन निकालूं। सबसे पहले मुझे आप लोग बताओ नाउ, अगर सोचो मैं इसको हीट दूंगा, इसके अंदर का जो गैस होगा या जो भी फ्लूइड होगा वो ऊपर आने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? अगर मैं इसको हीट करूंगा तो वो ऊपर आने की कोशिश करेगा। मतलब सपोज करो अगर एक गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे है तो ये उड़ के कम से कम यहाँ आने की तो कोशिश करेगा। इसका मतलब ये मूव होने की कोशिश कर रहा है, मतलब ये वर्क करने की कोशिश कर रहा है। और फ्लूइड के केस में वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? नाउ वर्क डन इज गिवन एज, नाउ वर्क डन फॉर फ्लूइड्स या फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस इज, 1 मोल ऑफ गैस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। सर ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है? व्हेन कांस्टेंट क्या है बताओ? व्हेन V इज कांस्टेंट, जब V कांस्टेंट होता है ना तब ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। पर एक बात बताओ तुम लोग, मुझे ध्यान से सुनना। मैं इसको हीट कर रहा हूं तो क्या वॉल्यूम बदल रहा है? मैं जो हीट कर रहा हूं क्या वॉल्यूम बदल रहा है? ये बताओ मुझे। स्टार्ट से ही बता रहा हूं मैं, जब मैंने ये लिया, मैंने पिस्टन को फिक्स लिया है। अगर पिस्टन को फिक्स लिया है तो आप कितने भी हीट करो ये पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा। अगर पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा तो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा? सोचो, चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा? 0। और अगर चेंज इन वॉल्यूम आपका 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो वर्क डन भी कितना आ जाएगा आपका? 0। जब आप वॉल्यूम किसी गैस का, किसी फ्लूइड का या किसी वाटर का मतलब लिक्विड का कांस्टेंट कर देते हो, वॉल्यूम कांस्टेंट करने से चेंज इन वॉल्यूम आपका 0 हो जाएगा। और वॉल्यूम ही 0 है तो वर्क ही नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, वो चीज अपनी जगह से मूव नहीं होगी तो मैं बोल सकता हूँ ना 0 वर्क हो रहा है, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी तो फॉर्मूला होता है। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, भले कितना भी प्रेशर अप्लाई कर दो, मतलब कितना भी फोर्स अप्लाई कर दो, पर अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वर्क डन भी तो 0 आएगा। क्या मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ बोलो, मतलब नहीं आ रहे तो नहीं भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है आप लोग को? इधर तक मेरी बात क्लियर है? इधर तक आप लोग को समझ में आएगा Yes, कौन सी चीज मैं क्यों कर रहा हूँ? सबको समझ में आ जाएगा। अब एक चीज ध्यान से सुनना, मैं आपको ना याद करने का तरीका बता रहा हूँ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना सब लोग। नाउ बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये थर्मोडायनेमिक चैप्टर में है, मैं अभी आपको याद करा दे रहा हूँ फॉर्मूला कैसे बनता है। केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक, ये वाला थर्मोडायनेमिक एकदम अलग है, ठीक है? तो याद करने का तरीका सुनना बस। बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक्स,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक लिखना कैसे है सर? अच्छा एक बात सुनो तुम लोग, ध्यान से सुनना, हाँ ध्यान से सुनना। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सुनो। यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है अपना, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है और इसको हमने एक स्टैंड पे रखा है और इस पे मैं लिख रहा हूँ, सपोज करो कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग यहाँ पे बैठे हो इधर, आप लोग यहाँ पे इधर बैठे हो, स्टार्ट में 3 बच्चे बैठे हैं, फिर 3 बच्चे बैठे हैं, इमेजिन करो ऐसे। और मैंने आप लोग से ना पढ़ाते पढ़ाते एक क्वेश्चन पूछा, किसी ने आंसर दिया नहीं, किसी ने आंसर दिया नहीं, बस ये बच्ची जो थी या जो बच्चा था, कुछ भी हो सकता है, इसने मुझे आंसर दिया। और मैंने क्वेश्चन पूछने से पहले ये बोला था, क्वेश्चन पूछने से पहले ये बोला था, जो मुझे राइट आंसर देगा मैं उसको कैडबरी दूंगा, वो भी सिल्क। तो ये बच्ची या बच्चा जो भी हो सकता है, उसने मुझे आंसर दिया और मैंने इसको कैडबरी दिया, मैंने इसको क्या दिया? कैडबरी दिया, ठीक है, सिल्क दिया। अब ये उस सिल्क के साथ क्या कर सकता है, ध्यान से सुनना, ये वो सिल्क के साथ क्या कर सकता है, या तो ये सिल्क को खा लेगी या खा लेगा और उससे अपनी एनर्जी बढ़ा लेगा। ये ऑब्वियसली चॉकलेट खाते या कुछ खाते तो उससे आपको एनर्जी मिलती है, आप एनर्जी मिलेगी तो आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ जाएगी ना। दूसरा काम क्या कर सकता है ये मालूम है, कि ये खुद तो खाएगा ही खाएगा पर दूसरे को भी देगा, दूसरे से शेयर भी करेगा, ये कॉन्सेप्ट है। अब बोलने का मतलब सुनो, ये जो कॉन्सेप्ट पूरा समझाया मैंने, जो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, ध्यान से सुनना। अभी इसको मैं फॉर्मूले में कैसे तब्दील करता हूँ, तब्दील मतलब बदलना, ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। अभी कैसे मैं इस फॉर्मूले में बनाऊंगा, ध्यान से देखना। मैं किसी को चॉकलेट दे रहा हूं, इसका मतलब मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? मैं किसी को चॉकलेट दे रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूं? हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। पहली बात ये, क्या ये चीज क्लियर है सबको? अब यहाँ पे दूसरी चीज सुनो, मैं जब किसी को चॉकलेट देता हूं तो वो चॉकलेट खा के या तो आप अपनी एनर्जी बढ़ाते हो, उस एनर्जी को मैं डेल्टा यू बोलता हूं, वेयर डेल्टा यू इज चेंज इन, या फिर चेंज नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्या है? ये क्यू, ये क्या है? हीट सप्लाइड ना, हीट सप्लाइड, ये हीट सप्लाइड है, ठीक है, जो हीट दिया आपने। और एक और चीज, मैंने बोला मैंने आपको चॉकलेट दिया, मतलब मैंने हीट दिया, हीट देके या तो आप अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाओगे, मतलब एनर्जी मिल जाएगी, खा के खुद ही खा जाओगे, या फिर खाने से पहले उसको बांटोगे भी। तो बांटोगे मतलब किसी और को दे रहे हो, तो वो चॉकलेट आपके पास से किसी और के पास भी जा रही है, मतलब चॉकलेट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब आप वर्क कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वर्क कर रहे हो। तो ये है वर्क डन, ये क्या है? वर्क डन। आई होप आपको समझ में आ गया है ये लॉ लिखा कैसे जाता है। मतलब हीट इज इक्वल टू वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी, हीट इज इक्वल टू वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। प्लीज याद रखो इसको, हीट इज इक्वल टू वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। क्या सबको याद हो गया ये? क्या सबको याद हो गया ये? हाँ बोलो, सबको याद हो गया ये? हीट इज यस इक्वल सर। टू वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी। अब एक और चीज सुनो, यहाँ पे एक और चीज सुनो, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है हीट, मैं जो हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने आपको बता दिया कि मैं स्मॉल प्रोपोर्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए ये जो Q है, Q, ये Q है, उसको मैं डी क्यू लिखूंगा। सबको डी 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 कर दो, यहाँ पे सबको क्या कर दोगे? डी डी डी। मतलब देयरफॉर डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू, ठीक है, ये सब मैंने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे एक और चीज सुनो, ये फॉर्मूला देख रहे हो आप, ये वाला फॉर्मूला क्या सबको दिखाई दे रहा है ये? यस। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने जो गैस ली है वो 1 मोल ली है। गैस कितना लिया मैंने? 1 मोल लिया। अगर गैस मैंने 1 मोल लिया तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो आपको dq कितना आ जाएगा यहाँ से? सिर्फ cv इंटू डी टी आ जाएगा। आप ये dq की वैल्यू cv इंटू डी टी यहाँ पुट करोगे, cv इंटू डी टी। आपने अभी थोड़े टाइम पहले वर्क डन भी निकाला, थोड़े टाइम पहले वर्क डन भी निकाला, कितना आया ये वर्क डन? ये वर्क डन कितना आया आपको? 0 आ गया। ये वर्क डन आएगा 0, तो यहाँ से एक्चुअली आप इंटरनल एनर्जी निकाल रहे हो, तो फाइनली आपको इंटरनल एनर्जी कितनी आ गई यहाँ से?
बताओ, CV इंटू डेल्टा DT आ गया। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? क्या हम लोगों को पहली चीज समझ में आ चुकी है? ये अपना पहला चीज था इंटरनल एनर्जी निकालने का। क्या इतना मुझे समझ में आ चुका है? यस, हाँ बोलो। यस। Yes, sir. चलो ठीक है, पहला चीज हो गया। स्टेप नंबर 2 देखते हैं अभी। स्टेप नंबर 2 देखते हैं अभी। स्टेप नंबर 2 में सेम डायग्राम बनाओ। स्टेप नंबर 2 में सेम डायग्राम बनाओ, मतलब फिर से आप एक पिस्टन लो, फिर से आप एक पिस्टन लो, और यहाँ पे एक पिस्टन लेना है ना मुझे, एक सेकेंड। आपने एक पिस्टन लिया है, ठीक है, आपने एक पिस्टन लिया है, ये आपने एक पिस्टन लिया। पहले जो पिस्टन था वो फिक्स्ड था, पहले वाला पिस्टन कैसा था? फिक्स्ड था, ठीक है। अब जो पिस्टन ले रहे हो आप, अब जो पिस्टन ले रहे हो आप, ये पिस्टन फिक्स नहीं है, ये पिस्टन कैसा है? ये मूवेबल पिस्टन है। कैसा है? मूवेबल पिस्टन। इस बार आपने पिस्टन जो लिया है, मूवेबल पिस्टन लिया है, ठीक है। इसका मतलब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात, मैं हीट तो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बर्नर रखा है मैंने यहाँ पे, बर्नर। मैं हीट तो प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, पर इस बार मुझे ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट करना है, हीट वीट करना है। मूवेबल पिस्टन है, मतलब आपका वॉल्यूम इस बार चेंज होगा, बट एट कांस्टेंट प्रेशर इस बार करोगे, एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब आपने क्या किया, फिर से कंसिडर कर रहे हो 1 मोल ऑफ गैस, कंसिडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इस बार प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, इस बार किसको कांस्टेंट रखना है? प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, ठीक है। अब सोच के देखो, जो ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, Q इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, सेम फॉर्मूला लिखो यहाँ पे भी, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी या डी टी, जो लिखना है लिख लो। बस यहाँ पे सीपी लिख दोगे, क्योंकि आप बोल रहे हैं यहाँ पे इस बार प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। पीछे क्या था? यहाँ पे डेल्टा टी लिखना है, मैं लिख लेता हूँ डेल्टा टी। यहाँ पे सीवी था, यहाँ पे क्या लिख लूंगा मैं? सीपी लिख लूंगा। वहां पे सीवी था और यहाँ पे क्या लिख लूंगा? सीपी लिख लूंगा। सीपी क्यू? कांस्टेंट प्रेशर के लिए, और आएगा यहाँ पे एक डेल्टा टी। पर फिर से मैं बता दूं एक चीज, फिर से मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को, कि मैंने हीट थोड़ी 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 करके देनी है। तो यहाँ पे ये जो क्यू है, इसको मैं डी क्यू ले लूंगा। क्यू को क्या लेना है मुझे? क्यू को क्या लेना है मुझे? क्यू को मैं डी क्यू ले लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी क्यू ले लूंगा, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला देखो, डी क्यू इज इक्वल टू एन इंटू सी पी इंटू डी टी। स्मॉल प्रोपोर्शन में ले रहा हूँ ना, इसीलिए। एंड इस बार आपका प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, तो डी डब्ल्यू निकालो इस बार। डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा? पी इंटू डीवी, डी डब्ल्यू हो जाएगा पी इंटू डीवी। और दूसरी चीज देखो, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में टीडी लिख देता हूँ, थर्मो डी, थर्मो डी, थर्मो डी मतलब थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था आप लोग के सामने, बताओ। जो मैं हीट देता हूँ वो थोड़ा वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है, और थोड़ा इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाता है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू लिखते हैं एक्चुअली, डेल्टा यू। पर मैंने बोला इसको भी आप स्मॉल लिखो, वर्क डन को भी आप स्मॉल लिखो, और इसको भी आप स्मॉल लिखो। ये जो डेल्टा डी क्यू है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, एन इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी। पर क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो मैं डी क्यू कितना लिखूंगा फिर यहाँ पे? सीपी इंटू डी टी। तो यहाँ पे लिख लो सीपी इंटू डी टी। ये वर्क डन कितना आया है? P इंटू डीवी। कितना आया ये? P इंटू डीवी। और प्लस ये डी यू कितना आएगा? डी यू आपने यहाँ पे निकाला, देखो डी यू देख रहे हो यहाँ पे कितना निकाला है? सीवी इंटू डी टी, सीवी इंटू डी टी। कहाँ से आया सर ये? फ्रॉम वन, फ्रॉम वन। मतलब इस बार मेरे पास डी क्यू भी था, मेरे पास डी डब्ल्यू भी था, मेरे पास डी डब्ल्यू डी यू भी था, तीनों था। तीनों को पुट कर लिया मैंने। तीनों को पुट करने के बाद क्या करना है? इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेना। इसको क्या ले लिया? इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, याद रखना। और एक और चीज याद रखेंगे कि यहाँ पे जो U होता है ना, U वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, इसलिए मैंने
ये पुट कर लिया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप मुझे बताओ बाय आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? बाय आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन याद है क्या हम लोगों को? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन नहीं लिख रहा मैं क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो पीवी इज इक्वल टू आरटी लिखा मैंने, पीवी इज इक्वल टू आरटी लिखा मैंने, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लिख लेता हूं और फिर इसके बाद में बोल दूंगा कि पीवी इज इक्वल टू आरटी, क्योंकि एन कितना है आपका? 1 है। क्या ये समझ में आ गया है मुझे इतना? क्या ये चीज समझ में आई है? बोलो, आई होप ये समझ में आ रहा है। एक सेकेंड रुको। अब मेरे पास पीवी इज इक्वल टू जो आरटी आया है, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। सुनना ध्यान से, मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ। मैंने बोला डिफरेंशिएट पार्शियली या पार्शियली डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 3, इक्वेशन 3, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 3। पार्शियली डिफरेंशिएट का मतलब होता है, पार्शियली डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, पार्शियली डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो ये नहीं मालूम अपने को। फिर से बोलता हूँ, किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हो ये नहीं मालूम, बट डिफरेंशिएट कर दो। और यहाँ पे क्योंकि ये u इंटू वी के फॉर्म में है और r कांस्टेंट होता है, यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करो, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। यहाँ पे इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन ले लिया, किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ ये नहीं मालूम। और यहाँ पे जब r इंटू टी का लोगे, r तो कांस्टेंट होता है मुझे मालूम है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dt। किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ ये नहीं बोला मैंने, इसी को बोलते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन, पार्शियली डिफरेंशिएशन। सर ये क्या कर रहे हैं हम लोग? सबसे पहली बात क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि आपका प्रेशर कांस्टेंट है, सिंस P इज कांस्टेंट, सिंस P इज कांस्टेंट, P अगर आपका कांस्टेंट है तो dP कितना होना चाहिए? 0। अगर प्रेशर नहीं बदल रहा है तो चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा? अगर प्रेशर नहीं बदल रहा है तो चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा? 0। तो चेंज इन प्रेशर 0 तो ये टर्म ही चले जाएगा। तो P इंटू डीवी कितना आएगा? R इंटू डी टी। तो P इंटू डीवी की जगह पे R इंटू डी टी पुट करो, ये इक्वेशन 4 ले लो। तो अभी बोलोगे कि इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 को देखो, फ्रॉम 2 एंड 4, फ्रॉम 2 एंड 4। 2 देखो क्या है? Cp इंटू डी टी इज इक्वल टू पी डीवी। पी डीवी की जगह पे क्या लिखोगे? R इंटू डी टी। और यहाँ पे बचा क्या साथ में इसके? Cv इंटू डी टी। समय से dt 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 कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा Cp इज इक्वल टू R प्लस Cv, और फाइनली Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आएगा R, जो हमारा मेयर्स रिलेशन है। Hence proved, this is required Mayer's relation या this is Mayer's relation, this is Mayer's रिलेशन, दिस इज मेयर्स रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया करके इसको ध्यान दें, गलती से भी इसको हल्के में लेने की कोशिश ना करें। बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में ये 4 मार्क के लिए आएगा भाई, एग्जाम में ये 4 मार्क के लिए आएगा। ये पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2 और ये पेज नंबर 3। ये वाला पेज नंबर 3 है तो मैं यहाँ पे पेज नंबर 3 लिख देता हूँ साइड में। क्या ये क्लियर है? क्या सबको ये क्लियर है? हाँ बोलो सर। एवरीवन। एक बार फिर से बता देता हूँ, डेढ़ मिनट में क्लास बंद हो जाएगा, 40 मिनट हो जाएगा। फिर से बता देता हूँ एक बार। पहले केस में हम लोग क्या करते हैं, 1 मोल ऑफ गैस लेंगे, 1 मोल ऑफ गैस लेंगे, ठीक है। मैं देखो थोड़ा सा एक तुम लोग को ना एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सुन लेना। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, सुन लो ध्यान से सुन लो। आप ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक याद रखो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की हेल्प से आप dq और dw दोनों में निकाल लो, आप dq और dw दोनों में निकाल लो, ठीक है। और एक बार पिस्टन का वॉल्यूम फिक्स करो और एक बार पिस्टन का प्रेशर फिक्स करो। जब वॉल्यूम फिक्स करोगे तो du आएगा, जब प्रेशर फिक्स करोगे तो ये वाली इक्वेशन आएगी,
ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन लगा के, आप यहाँ से पीडीवी की वैल्यू निकालोगे, जो वापस से इसमें पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। आई एम बैक। मैं बात कर रहा था यहाँ पे हीट ट्रांसफर की। हम लोग अभी हीट ट्रांसफर पढ़ने वाले हैं। ध्यान से देखते जाना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस सुनते जाओ कहानी की तरह, ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा तुम लोग को। बस जो बोलते जाता हूँ ध्यान से सुनते जाना क्या बोल रहा हूँ मैं। और ये क्या ही हो रहा है मेरे साथ। तो हीट ट्रांसफर की बात करते चलो, जस्ट अ सेकेंड। हीट ट्रांसफर की बात कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड रुक जाओ। ओके, सो बात कर रहा था मैं हीट ट्रांसफर की। हीट ट्रांसफर मैं फिर से बता दूं, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम किसी को मालूम है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। एंड रेडिएशन। तो एक्चुअली अभी मैं आप लोगों को रेडिएशन वाला पार्ट करा रहा हूँ। अभी मैं रेडिएशन वाला पार्ट चालू कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना इसमें। पूरा जो चीजें है थियरी है, पूरी चीजें थियरी है, फॉर्मूले भी आएंगे, पर सुनते जाओ, बहुत मस्त और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तुम लोग जनरल लाइफ से, रेडिएशन है, रेडिएशन स्पेलिंग भी रॉन्ग, तुम लोग जनरल लाइफ से इसको रिलेट भी कर पाओगे। तो इजी है, और फॉर्मूले तो मतलब बहुत ज्यादा इजी है, और एग्जाम में यही इजी इजी फॉर्मूले आते हैं 3-3 मार्क के लिए। कैसे करेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। रेडिएशन में सबसे पहले हम लोग को समझना है हीट ट्रांसफर वाला टॉपिक। तो पहले समझना है हीट ट्रांसफर वाला टॉपिक, हीट ट्रांसफर कैसे होता है। तो हीट ट्रांसफर होने के क्या क्या तरीके मेरे पास प्रेजेंट है, मतलब मैं हीट को ट्रांसफर कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, हीट को ट्रांसफर कैसे कर सकता हूँ, हीट ट्रांसफर के मोड्स। तो एक्चुअली हीट ट्रांसफर नहीं लिखना चाहिए था मुझे लिखना चाहिए था मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, या फिर टाइप्स लिख लेता हूँ यहाँ पे, और सिंपल भाषा में टाइप्स। कितने टाइप है हीट को ट्रांसफर करने के, टाइप्स कितने टाइप होते हैं, एनीवन? कंडक्शन, कन्वेंशन और एक रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, वेरी गुड। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, तीन तीन कॉलम आएंगे यहाँ पे, एक ये और एक ये। कंडक्शन क्या होता है बताओ जरा, कंडक्शन क्या होता है? यहाँ पे लिख लेता हूँ कंडक्शन। कंडक्शन कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे? कंडक्शन, कन्वेक्शन, एंड तीसरा वाला है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। किसी को मालूम है कंडक्शन क्या होता है? वैसे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों वे ऑफ हीट ट्रांसफर है। तीनों की तीनों क्या है, मतलब एक मेथड है, एक तरीका है हीट को ट्रांसफर करने का। याद रखेंगे कंडक्शन का मतलब होता है वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सॉलिड्स, थ्रू सॉलिड्स। मतलब अगर सॉलिड्स की हेल्प से, कोई भी सॉलिड बॉडी की हेल्प से अगर आप लोग हीट को ट्रांसफर करते हो, तो मैं बोलूंगा कि आप कंडक्शन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जब खाना बनाते हो, और जो भी स्पैचुला यूज करते हो या जो भी चम्मच या स्पून यूज करते हो, जब खाना गर्म करते हो या स्टर करते हो, धीरे धीरे वो स्पून भी क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। तो एक्चुअली सॉलिड्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को हीट एनर्जी ट्रांसफर करते जाते हैं, और वो एनर्जी मेरे तक पहुंचती है उस स्पून के हैंडल के थ्रू। कुछ समझ पा रहे हो तुम लोग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? खाना जो गर्म होता है, खाना जो गर्म होता है, उस गर्म खाने के अंदर ही चम्मच को डाल दो और थोड़ा स्टर करने लग जाओ, तो उसका हैंडल भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो सॉलिड्स के थ्रू वो आपको हीट मिल रहा है। तो कंडक्शन मतलब क्या, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सॉलिड्स, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सॉलिड्स इज नोन एज कंडक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होगा फिर, कंडक्शन क्या होगा, थ्रू लिक्विड्स। लिक्विड्स के थ्रू अगर आप हीट को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को मैं कन्वेक्शन में डाल देता हूँ, प्रोसेस को मैं कन्वेक्शन में डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पानी, पानी गर्म करो और पानी में हाथ डाल दो, तो पानी के थ्रू आपको हीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पानी के थ्रू आपको हीट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे कि कन्वेक्शन हो रहा है यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल भी बोलता हूँ मैं हीट ट्रांसफर करने का। फॉर एग्जाम्पल
आप पानी गर्म करो और पानी के ऊपर सिर्फ हाथ रख दो, पानी को गर्म करो, पानी के ऊपर हाथ रख दो, तो क्या पानी की जो गर्माहट है, पानी की जो हीट है, वो आपको फील होगी कि नहीं होगी? ये बताओ मुझे, वो जो हीट एनर्जी आपको फील होगी कि नहीं होगी? होगी। कहाँ से कहाँ से मिल रही है वो हीट एनर्जी? लिक्विड से मिल रही है, तो मैं बोलूंगा वो कन्वेक्शन का प्रोसेस है। और फाइनली बचा रेडिएशन, फाइनली बचा है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन इज अ वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मटेरियल मीडियम। क्या लिख रहा हूं मैं? वे ऑफ ट्रांसफर, वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट without any material medium, without any material medium, without any material medium, किसी भी मटेरियल मीडियम के बिना भी आप हीट को ट्रांसफर कर सकते हो। क्या मुझे कोई एग्जांपल दे सकता है? और इतना याद रखना, रेडिएशन की बात, अभी पूरा चैप्टर रेडिएशन पे है, तो हम लोग सिर्फ रेडिएशन की बात करेंगे। पूरा चैप्टर रेडिएशन पे है, तो हम लोग सिर्फ रेडिएशन की बात करेंगे अभी। और ये है वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मटेरियल मीडियम। ठीक है, मटेरियल मीडियम की भी जरूरत नहीं है, मतलब इन वैक्यूम ऑल्सो, इन वैक्यूम ऑल्सो रेडिएशन, रेडिएशन अकर्स। मतलब वैक्यूम में भी इसका काम हो जाता है, वैक्यूम में भी ये काम करता है। कोई एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हो तुम लोग? और जो हो रहा है ना, इन वैक्यूम ऑल्सो रेडिएशन अकर्स, आगे एक चीज लिख देता हूं, थ्रू, थ्रू कैसे होगा सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल है जहां पे हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही है, पर बीच में कोई मीडियम नहीं है, पर बीच में कोई मीडियम नहीं है? कोई है ऐसा एग्जांपल किसी के पास? एनीवन? कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है क्या? कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है पर मेरे तक आवाज नहीं पहुंची। हाँ, Sunray. सन रेज, वेरी गुड, सन रेज। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने ये जो चीज ली है, ये जो चीज ली है, ये मैंने अर्थ, ये मैंने सन लिया है, सॉरी। ये अर्थ ना इतना बड़ा होता भी नहीं है। एक सेकंड में इसको रब कर देता हूँ, क्यों गलत चीजें दिखाऊं तुम लोगों को। अर्थ एक्चुअली इतना बड़ा होता है सन के सामने। चलो रियलिटी में देखते हैं कितना बड़ा होता है। और भी छोटा होता है, पर इतना तो अज्यूम कर ही लेता हूं मैं, इतना बड़ा होता है। तो सन से ना एक्चुअली क्या निकलती है? सन से क्या निकलती है भाई? सन से क्या निकलती है? सन से निकलती है यूवी रेस। बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत गंदा, बहुत खराब कलर है। तो सन से निकलते हैं एक्चुअली यूवी रेस, जो अर्थ की तरफ आते हैं, या फिर जो अर्थ, ये जो अर्थ है, अर्थ की तरफ ये रेज आती है ऐसे। ये जो यूवी रेज है, ये जो यूवी रेज है, ये इन द फॉर्म ऑफ ई एम वेव्स आती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आती है। और एक चीज ऑब्जर्व करो, एक चीज ऑब्जर्व करो तुम लोग। क्या ऑब्जर्व करना है सर? कि सन और अर्थ के बीच में कुछ है ही नहीं। देयर इज नो मटीरियल मीडियम, देयर इज नो मटीरियल मीडियम, देयर इज नो मटीरियल मीडियम बिटवीन सन एंड अर्थ। सन और अर्थ के बीच में कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है, तो भी बहुत सारी रेज, बहुत सारी रेज सन से निकल के अर्थ की तरफ आती है एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यही हमारी रेडिएशन है, यही हमारी क्या है? रेडिएशन है। तो बिना मटेरियल मीडियम के भी, बिना मटेरियल मीडियम के भी हीट ट्रांसफर हो सकता है। क्या सन से जो रेडिएशंस निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकल रही है, या फिर जो यूवी रेज एमिट हो रही है, वो हीट वेव है? सोचो, क्या वो हीट वेव है? सोच लो। सन के नीचे खड़े हो जाओगे तो तुम लोग को गर्म फील होगा कि नहीं होगा? ये मेरा क्वेश्चन है।
होगा कि नहीं होगा, इतना तो क्वेश्चन पूछा मैंने। होगा सर। होगा, वेरी गुड। अभी एक और चीज याद रखोगे बस अभी के लिए आप, याद रखना है मुझे, इंफ्रारेड रेस सुना है आप लोग ने? इंफ्रा रेड, इंफ्रारेड रेस, और एक होता है यूवी रेस, यूवी रेस। इसके बीच का जो रेंज होता है ना, रेंज, इसके बीच का जो रेंज होता है, उसके बीच में होता है विजिबल रे। उसके बीच में क्या होता है? विजिबल रे। उसके बीच में होता है, उसके बीच में होता है विजिबल रे। उसके बीच में होता है विजिबल रे। ये विजिबल रे ही मुझे दिखाई देती है, ये विजिबल रे ही मुझे दिखाई देती है इन द फॉर्म ऑफ विबग्योर, इन द फॉर्म ऑफ विबग्योर। छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखो यार। क्या ये चीज क्लियर है मुझे? क्या ये चीज क्लियर है? इसके पहले कितने हाँ पेजेस सर। हुए थे हमारे? 3 पेजेस हुए थे ना, तो शायद से ये अपना 4th पेज है। याद रखना है छोटी छोटी चीजें। फिर से बता दूं, रेडिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, उसका सेकंड पार्ट, जिसमें हम लोग वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पढ़ रहे हैं। 3 मेथड है वैसे, वैसे 3 मेथड है यहाँ पे इस चीज को एक्सप्लेन करने का। इस चीज को एक्सप्लेन करने का 3 मेथड है, एक है कंडक्शन, एक है कन्वेक्शन, और एक है रेडिएशन। कंडक्शन मतलब हीट ट्रांसफर होगी सॉलिड्स के थ्रू, कन्वेक्शन मतलब हीट ट्रांसफर होगी लिक्विड्स के थ्रू, और रेडिएशन का मतलब होता है विदाउट एनी मटेरियल मीडियम, किसी के सपोर्ट के बिना ये अपने आप चलते रहता है, वैक्यूम में भी चलते रहेगा। पर किसकी हेल्प से चलता है, या किसके थ्रू चलता है, या फिर किस रूप में, किस फॉर्म में चलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में चलता है। और एक सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सन और अर्थ का। सन से जो रेज निकलती है अर्थ पे पहुंचती है, सन और अर्थ के बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, जिसको मैं वैक्यूम बोलता हूँ, ठीक है, फ्री स्पेस भी बोल सकता हूँ इसको मैं। और ये जो सन रेज है, लाइट रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यूवी रेज है, ठीक है, या फिर उसका जो विजिबल पार्ट मुझे दिखाई देता है, उसको 500 सेकेंड्स लगते हैं अर्थ पे पहुंचने के लिए। क्या मुझे मालूम था ये? इट टेक्स 500 seconds for light to reach earth surface, मतलब 8.3 मिनट्स लगते हैं। ये 11th स्टैंडर्ड में कभी ना कभी तो हम लोगों ने सुना ही होगा या पढ़ा ही होगा, है ना? यस, यस, ओके, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे थियरी ऑफ एक्सचेंज की। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे थियरी ऑफ एक्सचेंज की। बहुत सिंपल सा थियरी है, इसको समझ लेते हैं और फिर इसके बाद मेन टॉपिक्स पे आते हैं। सुनना ध्यान से। थियरी ऑफ एक्सचेंज क्या बताने की कोशिश कर रहा है? थियरी ऑफ एक्सचेंज, आपकी जो थियरी ऑफ एक्सचेंज है वो क्या बताने की कोशिश करेगा हम लोग? पॉइंट नंबर 1, ऑल बॉडीज एमिट रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। सुनना ध्यान से। ऑल बॉडीज, ऑल बॉडीज emit radiation, all bodies emit radiation at all temperature, at all temperature, at all temperature, where amount of radiation depends upon, where amount of radiation, where amount of radiation, where amount of radiation depends upon, where amount of radiation depends upon temperature and material used, depends upon temperature and material, temperature and material used, temperature and material used for radiation, for radiation। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इस नेक्स्ट वाला पॉइंट लिखने से पहले ये समझ लो, पहले लिखा क्या है यहाँ पे, क्या समझाने की कोशिश करना चाहते हैं ये लोग। ध्यान से सुनना सब लोग प्लीज। यहाँ पे लिखा है, जितनी भी बॉडी है ना हमारे आसपास, जितनी भी बॉडी है, मतलब आपका फोन, आपका, आपके क्लोथ्स, हाँ आपके इवन क्लोथ्स, आपके क्लोथ्स, आपके फोन, आपके डेस्क, आपकी दीवार, जितनी भी चीजें हैं आपके आसपास, हर एक चीज क्या एमिट करती है? हर एक चीज क्या एमिट करती है? रेडिएशन को एमिट करती है। हर एक चीज रेडिएशन को एमिट करती है, चाहे उसका टेम्परेचर कुछ भी हो,
चाहे उसका टेम्परेचर कुछ भी हो, बस एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन होता है वो टेम्परेचर और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सोच के देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे सामने कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, मेरे सामने कोई बंदा खड़ा है और वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, आप लोगों को लगेगा कि नहीं कर रहा है, आप लोगों को लगेगा कि नहीं कर रहा है, पर ये थ्योरी बोल रही है करता है। एक्चुअली वो भी एमिट करेगा और एक गर्म बॉडी होगी ना तो वो भी एमिट करेगा। दोनों में किस चीज का फर्क है? दोनों में किस चीज का फर्क है, सोचो, दोनों में किस चीज का फर्क है? टेम्परेचर का फर्क है। जो बॉडी का टेम्परेचर कम होगा वो कम रेडिएशन एमिट करेगा, वो कम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट करेगा। जिस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर होगा, वो ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी आप लोग बेकरी में गए हो? बेकरी में गए हो कभी सामान लाने के लिए? बेकरी के आसपास जाओगे ना, बहुत गरम गरम फील होता है। बेकरी के आसपास जाओगे बहुत गरम गरम फील होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेकरी के अंदर जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा है, और अगर आप उस एरिया के आसपास जाओगे तो आपको रेडिएशन बहुत ज्यादा फील होगा। आप सनलाइट के नीचे खड़े हो जाओ एग्जैक्टली 12 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास सन एकदम आपके सर के ऊपर होता है, तो आपको बहुत ज्यादा हीट एनर्जी फील होगी। पर जैसे जैसे सन नीचे आता है, शाम को 6 बजे आपको ज्यादा हीट नहीं लगेगी। उस टाइम पे उस टाइम पे अपना जो अर्थ होता है वो घूम जाता है, 6 घंटे से घूम जाएगा, तो सन हम लोग के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा आपको रेडिएशन मिलेगा, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना कम रेडिएशन मिलेगा। क्या पहला पॉइंट मुझे क्लियर है? क्या मुझे पहला पॉइंट समझ में आता है? यस और नो? यस और नो बोलो। यस। हाँ सर। चलो पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। ऑल बॉडीज एब्सॉर्ब हीट रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट एट ऑल टेम्परेचर। क्या बोला इसने? ऑल बॉडीज, ऑल बॉडीज एब्सॉर्ब, ऑल बॉडीज एब्सॉर्ब heat radiation, all bodies absorb heat, all bodies absorb heat radiation, all bodies absorb heat radiation falling on it, falling on it, all bodies absorb heat radiation falling on it at all temperature, at all temperature, at all temperature। पहला पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि हर एक बॉडी रेडिएशन को एमिट करती है हर एक टेम्परेचर पे। बस वो जो रेडिएशन एमिट हो रही है किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर उस बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा रेडिएशन एमिट करेगा, अगर उस बॉडी का टेम्परेचर कम है तो कम रेडिएशन एमिट करेगा। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि जितने भी आपके पास आसपास बॉडी है वो हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब भी कर रहे हैं, वो हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब भी कर रहे हैं। बस किस चीज पे वो चीज डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मतलब अगर आपके आसपास की चीज का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो जो बॉडी है आपके आसपास की वो ज्यादा हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगी। अगर टेम्परेचर कम है तो कम एब्सॉर्ब करेगी। एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल दूं, सुनोगे तुम लोग? सुन रहे हो? हेलो? हाँ Yes, सर। हाँ sir. सर। अच्छा सोच के देखो, अभी फिलहाल अगर अपने घर में हम लोग फैन को ऑन कर दे, नॉर्मली आपका रूम ओके ओके रहेगा, ठंडा नहीं रहेगा, ओके ओके रहेगा, ठीक है। पर अगर मैं एसी ऑन कर दूं, आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर गिरा दूं, क्या आपकी आसपास की हर एक चीज का टेम्परेचर गिर जाएगा? आपके आसपास की हर एक चीज का जो टेम्परेचर होगा वो कम फील होगा आपको, मतलब वो ठंडा फील होगा। सोच लो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इवन आप नॉर्मल पानी भी एसी की, जहाँ पे एसी की हवा है पूरी, जहाँ पे आपने एसी को ऑन रखा है, वहां पे नॉर्मल पानी भी जाके रख दोगे ना तो वो पानी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके आसपास का टेम्परेचर वो जो बॉडी है एब्सॉर्ब कर लेती है। ये रीजन होता है। क्या दोनों पॉइंट मुझे समझ में आ गया अच्छे से? क्या मुझे दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया है? यस और नो? आई होप दोनों पॉइंट मुझे समझ में आ गया है। अगर दोनों पॉइंट समझ में आ गया, चलो तीसरे पॉइंट पे भी आ जाते हैं। लेट्स सी पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 और अच्छा है। इफ सराउंडिंग टेम्परेचर, इफ
if surrounding temperature is greater than body temperature, if surrounding temperature is greater than body temperature, then if surrounding temperature is greater than body temperature, then can I say absorption? Can I say absorption will be greater than emission? सोचो पहले क्या लिखा है ये मैंने, जो लिखा है मैंने इसको थोड़ा सोचो क्या लिखा है। मतलब अगर आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से क्या है ज्यादा है, तो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करना चालू कर देगी ना, rather than emitting। समझ पा रहे हो क्या मैंने सही लिखा है थोड़ा? Equilibrium ना, सॉरी, equilibrium ना। इक्विलिब्रियम में तो मेरे भाई बाद में आएगा ना। स्टार्ट में अगर आपके आसपास का टेम्परेचर ज्यादा है तो सोच के देखना, आपके आसपास का टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको गर्म फील होगा कि कम, आपको गर्म फील होगा कि आपको ठंडा फील होगा? गरम। गर्म क्यों फील हो रहा है? इसका मतलब आपने वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एमिट किया, एब्जॉर्ब किया। इसका मतलब आप एब्जॉर्ब कर रहे हो तो एब्जॉर्प्शन पावर उस टाइम पे ज्यादा है और एमिशन पावर कम है। क्या मेरे को सबको समझ में आ गया तीसरा पॉइंट? और यहाँ पे वाइस वर्सा भी, यहाँ पे मैं आगे और चीज लिख देता हूँ। सो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। सो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इसी का थर्ड पॉइंट का कंटिन्यूएशन में लिख रहा हूँ। सो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी will increase so temperature of body, just a second, so temperature of body will increase and vice versa अब ये वाइस वर्सा क्या लिखा? मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर ज्यादा है बॉडी के टेम्परेचर से तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एमिशन कम होगा। पर अगर सराउंडिंग टेम्परेचर कम है, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी क्या करेगा? हीट को लूज करने लगेगा सराउंडिंग में। एग्जाम्पल देता हूं मैं चाय का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाय रख देते हो सराउंडिंग में, तो बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से, तो बॉडी क्या करेगा? बॉडी हीट को एमिट करने लगेगा। तो उस टाइम पे एमिशन पावर ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन पावर कम होगा। क्या मेरी बात क्लियर है सब लोगों को? क्या मेरी बात क्लियर है? फोर्थ पॉइंट पे चले हम लोग। फोर्थ पॉइंट है एंड व्हेन एमिशन इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन, व्हेन एमिशन इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन, जब एमिशन और एब्जॉर्प्शन बराबर हो जाए, मतलब जितनी बॉडी एमिट कर रही है हीट को उतनी एब्जॉर्ब भी कर ले रही है। 10 को लूज किया, 10 को उसने एब्जॉर्ब भी कर लिया। अगर 10 को लूज करता है और 10 को एब्जॉर्ब करता है, देन कैन आई से बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट। देन कैन आई से बॉडी टेम्परेचर इज कांस्टेंट? बोलो, क्या बॉडी टेम्परेचर उस टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगा? क्योंकि जितना एनर्जी उसने लूज किया उतना ही तो गेन कर लिया। तो बॉडी टेम्परेचर चेंज हुआ कि वही है? बॉडी टेम्परेचर चेंज हुआ कि वही है? वही है। इसका मतलब क्या है? बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है मुझे? कॉन्सेप्ट क्लियर है? सबको क्लियर है? सर। चलो वेरी नाइस, आगे बढ़ा जाए। ये पेज नंबर अपना 5 था। अब पेज नंबर 6 पे आते हैं। पेज नंबर 6 पे हम लोग कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे और कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, और वो टर्म्स और फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुन लेना। सबसे पहला जो टर्म है आज का, जो मतलब फॉर्मुलेटिव है, थोड़ा फॉर्मूला करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एमिसिव पावर। क्या वर्ड बोला मैंने? एमिसिव पावर को हम लोग कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? और इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक्चुअली एक बॉडी है, मैं इसको ब्लैक बॉडी लेता हूँ। ये ब्लैक बॉडी चलेगा पूरे क्लास में। ये एक ब्लैक बॉडी है और मैंने इसको हीट किया। अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो इसमें से क्या निकलेगा? मैंने इसको बहुत हीट किया, हाँ, तो अगर इसको बहुत हीट करूंगा तो इसमें से बहुत क्या निकल रहा है? ये
ये रेड रेड दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है ये जो रेड रेड दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या दिख रहा है? हीट रेडिएशन। ये बॉडी को आपने हीट किया तो ये बॉडी हीट को रेडिएट कर रही है। जो हीट को रेडिएट कर रही है उसको मैंने कैपिटल क्यू बोला। अब ये कैपिटल क्यू का मुझे फॉर्मूला बनाना है, तो थोड़ा ध्यान से सुनो। अगर इस बॉडी का एरिया ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली ये बॉडी ज्यादा हीट एमिट करेगी, यस और नो? राइट बोला कि रॉन्ग बोला? अगर बॉडी का एरिया ज्यादा होगा तो ये बॉडी ज्यादा हीट एमिट करेगी। मतलब जो पहला चीज आएगा इसमें वो होगा हीट एमिटेड बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द बॉडी। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा हीट एमिट होगी। क्या पहला पॉइंट क्लियर है मुझे? पहला पॉइंट क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 देखो, जितने ज्यादा टाइम तक आप बॉडी को हीट करते रहोगे, फिर से बोलता हूं, जितने ज्यादा टाइम तक आप बॉडी को हीट करते रहोगे उतना ज्यादा वो हीट को एमिट करता रहेगा। सो कॉमन सेंस ही तो है। आप क्या कर रहे हो, टाइम बढ़ाते जा रहे हो, मतलब आप हीट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो वो एमिट करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा, है ना? सही बोल रहा हूं मैं? यस। बस आप इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लेना और दोनों को कंबाइन कर लो, मतलब फ्रॉम 1 एंड 2। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, पहले स्टेटमेंट के लिए क्या बोला मैंने, हीट एमिटेड बाय द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द बॉडी एंड हीट एमिटेड बाय द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर हीटिंग द बॉडी, टाइम फॉर हीटिंग द बॉडी। अब बस दोनों को इक्वल दिखाऊंगा तो मुझे ऐसा कुछ दिखेगा, हीट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू टाइम, हीट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू टाइम। और जब मैं दोनों को कंबाइन कर लूंगा तो जो मुझे दिख रहा है नीचे, Q इज प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू टाइम। अब जब मुझे इक्वल्स टू का साइन लाना है तो हीट क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम लोग E बोलेंगे, EAT। और E ही क्या है आपका, ये जो E है यही क्या है आपका, एमिसिव पावर है। यहाँ से आप एमिसिव पावर निकाल लोगे। एमिसिव पावर क्या आएगा, हीट अपॉन हीट एमिटेड अपॉन एरिया इनटू टाइम, एरिया इनटू टाइम। क्या ये चीज क्लियर है मुझे? इतनी चीज क्लियर है? यस। यस सर। अब यहाँ पे हाँ ये कांस्टेंट भी है, याद रखना है, दिस इज कांस्टेंट। सर कौन सा टाइम? ये टाइम है जो, ये वो टाइम है जब आप इसको हीट देते जा रहे हो, आप कंटिन्यूसली इसको हीट दे रहे हो, वो टाइम है। कितने देर तक गर्म रहेगा वो नहीं। या इसको ऐसा भी बोल सकते हो, जितना ज्यादा बॉडी हीट करोगे उतने टाइम तक वो क्या रहेगा, गर्म रहेगा, रेडिएशन देगा हीट, रेडिएशन देगा हीट का। ये भी टाइम बोल सकते हो, दोनों में से जो टाइम अच्छा लगता है वो टाइम बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी ये किस चीज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं ये किस चीज पे डिपेंड करता है। ये है तो एक कांस्टेंट, पर इतना भी याद रखना ये मटेरियल डिपेंडेंट है। पहली चीज, इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। मतलब समझने की कोशिश करो। क्या तुम लोग ने ऐसा कभी सुना है क्या कि ठंडी के मौसम में तुम लोगों को काले कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए? ठंडी के मौसम में काले कपड़े पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए? हाँ सर, पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए? हीट एब्जॉर्ब, ब्लैक कलर हीट एब्जॉर्ब करता है। वेरी गुड। ठंडी के मौसम में आपको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है, विंटर के सीजन में, तो आपको गर्मी चाहिए, तो आप काले कपड़े पहना करो। काले कपड़े की स्पेशलिटी ये है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करने का मतलब है वो आपको गर्मी देगा, वो आपको ठंडी के मौसम में गर्मी देगा। और अगर आप धूप में निकलते हो, बहुत ज्यादा हीट है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो कौन से कपड़े पहन के निकलने चाहिए ज्यादातर? सफेद वाले। तो व्हाइट का मतलब होता है लाइट कलर। जितना लाइट कलर पहनोगे आप उतना ज्यादा एक्चुअली वो जो कलर है उस रिफ्लेक्ट करेगा। वेरी गुड, एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब अलग अलग मटेरियल की जो एमिसिव पावर है अलग अलग है, अलग अलग मटेरियल की एमिसिव पावर अलग अलग है। इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं कि इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, क्या पहला चीज समझ में आ गया मुझे? नेक्स्ट चीज देखें हम लोग, नेक्स्ट है
इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, मतलब कौन सी लाइट को आप उस मटेरियल पे फॉल करा रहे हो। आप अगर लाइट का वेवलेंथ चेंज कर दोगे तो यहाँ पे एमिसिव पावर भी बदल जाएगा, यहाँ पे एमिसिव पावर भी बदल जाएगा। अभी जो तीसरी चीज लिख रहा हूं मैं, इसका प्रूफ मुझे आगे चल के मिलेगा इसी में, रेडिएशन चैप्टर में, पर अभी के लिए याद रखोगे ये जो एमिसिव पावर होता है, एनर्जी नहीं है, एमिसिव पावर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर के। एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। मतलब सर जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा वो बॉडी एमिसिव पावर क्रिएट करेगी। मतलब जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे बॉडी का, उतना ज्यादा वो बॉडी हीट को एमिट करेगी, बराबर। और ये 4 टाइम्स है भाई। टेम्परेचर अगर आप ध्यान से सुनना, टेम्परेचर अगर आप 2 रखते हो, टेम्परेचर को 2 रखा, तो यहाँ पे जो एमिसिव पावर है वो कितनी आएगी, 16 आ जाएगी। 16 मतलब कितना हो गया भाई 2 का, 2 2 जा 4 2 जा 4 2 जा 8, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्थ पावर है ना, फोर्थ पावर का मतलब है 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्या ये चीज क्लियर है? अरे मतलब मैंने क्या किया, मैंने टी की जगह पे 2 रखा, पर 2 का पावर 4 है, तो 4 आंसर कितना आएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16। तो मैंने 2 पुट किया था टेम्परेचर, पर 16 आया मुझे एनर्जी। तो खाली 2 रखने पे कितना आंसर आ रहा है, देखो 16 आ रहा है। तो इतना ज्यादा एमिसिव पावर मिलता है टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से इतना ज्यादा एमिसिव पावर मिलता है। क्या ये चीज मुझे क्लियर है? क्या ये चीज मुझे क्लियर है एवरीवन? यस। यस सर। फोर्थ पॉइंट में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे यूनिट की, फोर्थ पॉइंट में मैं बात करूंगा यहाँ पे यूनिट की। अच्छा मुझे बताओ हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। इसको अच्छे से लिखता हूं मैं, सुनो ध्यान से लिखना। यहाँ पे मैंने लिखा है जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड। अच्छा जूल पर सेकेंड एक्चुअली वैट होता है, जूल पर सेकेंड क्या होता है, वैट। अरे यार तुम लोग बताओ ना, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम ना। तो वर्क मतलब क्या होता है जूल, टाइम मतलब क्या होता है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड मतलब क्या, पावर, पावर की यूनिट क्या होती है, वैट होती है ना। वैट बोलो वॉट बोलो, जो बोलना है बोलो, दोनों का मीनिंग वही है, हाँ स्पेलिंग आनी चाहिए बस। तो जूल पर सेकेंड मतलब वैट लिख सकता हूं मैं। देखो ना यहाँ पे जूल है और यहाँ पे सेकेंड है, तो जूल पर सेकेंड क्या होता है, वैट। और वैट के अपॉन में कौन है, वैट के अपॉन में कौन है, मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों यूनिट होती है किसकी, एमिसिव पावर की। क्या मुझे क्लियर है ये चीज? अभी इसके पहले हम लोगों ने एमिसिव पावर पढ़ा, एमिसिव पावर आपको समझ में आ गया कि वो बॉडी कितना एमिट करेगी हीट, इतना तो मुझे समझ में आ जाता है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं सेकेंड वाला, एब्जॉर्प्टिव पावर। एक एमिसिव पावर था, तो दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, क्या वर्ड बोला मैंने, एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर। अभी एमिसिव पावर एमिशन के बारे में बताएगा, तो एब्जॉर्प्टिव पावर किसके बारे में बताएगा, जिसको स्मॉल ए से बताते हैं, ये एब्जॉर्प्शन के बारे में बताएगा। अब इसका फॉर्मूला पहले इसका फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या है, फिर धीरे धीरे हम लोग को मीनिंग समझ में आएगा, ध्यान से सुनते जाना। इसका फॉर्मूला है हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी अपॉन हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी। फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, जस्ट अ सेकेंड। ए का फॉर्मूला होता है एब्जॉर्प्टिव पावर, दैट इज स्मॉल ए। फॉर्मूला इसका होता है हीट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट absorbed, heat absorbed by the body, heat absorbed by the body upon heat incident on the body, upon heat incident on the body। थोड़ा अच्छे से समझो इस चीज को, हाँ अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सिंपल है, पर तुम लोग को समझना पड़ेगा चीजों को। ये अपना फॉर्मूला है, हाँ ये अपना फॉर्मूला है, हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन हीट इंसिडेंट, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन हीट इंसिडेंट। और अगर यहाँ से मैं हीट इंसिडेंट का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूं, यहाँ से अगर मैं हीट इंसिडेंट का फॉर्मूला निकालने की कोशिश करूं, हीट इंसिडेंट, तो आपको
क्या करना पड़ेगा, हीट इंसिडेंट निकालना है कि हीट एब्जॉर्ब, सॉरी मुझे हीट एब्जॉर्ब निकालना है, मुझे हीट एब्जॉर्ब निकालने की कोशिश करना है, कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर मुझे हीट एब्जॉर्ब निकालना है, हीट एब्जॉर्ब विच इज इक्वल टू, तो हीट एब्जॉर्ब कैसे निकालूंगा, हीट एब्जॉर्ब को इधर ही रख के हीट इंसिडेंट को स्मॉल ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ए इंटू हीट इंसिडेंट, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो पहले तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है उसको याद करोगे आप लोग कि हीट एब्जॉर्ब्ड बाय हीट इंसिडेंट इज इक्वल टू अपने एब्जॉर्प्टिव पावर का ये फॉर्मूला हो गया एक। फिर इसके बाद यहाँ से हीट एब्जॉर्ब निकालने बोला तो हीट इंसिडेंट को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक ये हो गया। इसका मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ यार, एक सेकेंड रुको, इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, एक सेकेंड रुको। ये है एब्जॉर्प्टिव पावर का फॉर्मूला, ये है एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर दैट इज स्मॉल ए। एब्जॉर्प्टिव पावर का मैंने फॉर्मूला लिखा, फिर इसको शफल करके मैंने हीट एब्जॉर्ब निकाल लिया। अब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट इंसिडेंट ये सब होता क्या है, हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट इंसिडेंट ये सब होता क्या है। तो एग्जांपल सुनो, मेरे पास एक बॉडी है, ध्यान से सुनना आप लोग, मेरे पास एक बॉडी है, मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने हीट को, हीट मतलब ठीक है रेड से दिखाऊं क्या, ब्लैक से दिखाता हूँ, चलो। इस बॉडी पे मैंने हीट को इंसिडेंट कराया, ये जो एरो दिखाई दे रहा है आपको, ये हीट इंसिडेंट हो रही है ये बॉडी पे, मतलब मैंने इसके ऊपर क्या किया, अलाउ किया रेडिएशन को फॉल करने के लिए। और मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ, मैंने ऐसा एक नंबर ले लिया कि 100 रेडिएशन इंसिडेंट हो रहे इस पे, कितने, 100 रेडिएशन इंसिडेंट, मतलब 100 रेज इस सरफेस को स्ट्राइक कर रहे हैं, इस सरफेस को कितने स्ट्राइक कर रहे हैं, कितने इंसिडेंट हो रहे हैं इस पे, 100 हो रहे हैं। पर इस बॉडी ने सिर्फ 60 रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया, 60 रेडिएशंस को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, ठीक है। इस बॉडी ने कितने रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, मतलब आपने कितना इस पे फॉल कराया था, 100। अब मुझे एक बात सुनो, तुम लोग समझने की कोशिश करना, ये एक बॉडी है, आपने इस पे 10 गिराया, पर इसने 10 में से 6 लिया, तो 6 इसने एक्चुअली एब्जॉर्ब किया, और 4 को क्या कर दिया, 4 को क्या कर दिया, 4 को क्या कर दिया, सोचो, 4 को एमिट किया कि 4 को रिफ्लेक्ट किया, दो ऑप्शन है आपके पास, 4 को एमिट किया इसने या फिर 4 को रिफ्लेक्ट किया, कौन सा वर्ड करेक्ट है। आपने 10 इंसिडेंट रेडिएशन भेजे, 10 में से इसने 6 ले लिया, तो जो 4 बचा है इसने 4 को क्या किया, रिजेक्ट किया ना। तो रिजेक्ट वर्ड के लिए क्या यूज करना है मुझे, एमिट यूज करना है कि रिफ्लेक्ट यूज करना है, एमिट किया इसने कि रिफ्लेक्ट किया, सोचो, एमिट किया, एमिट किया, एमिट किया, एमिट किया, अच्छा। रिफ्लेक्ट किया बच्चों इसने, क्या किया, इसने रिफ्लेक्ट किया, एमिट नहीं किया। एमिट करने का मतलब होता है छोड़ना, अब वो एमिट कर रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी पहले से ही गर्म थी, गर्म बॉडी एनर्जी को एमिट करती है, गर्म बॉडी एनर्जी को एमिट करती है, ठीक है। जब बाहर से आप हीट दोगे, तो वो दो काम करेगा, थोड़ी एनर्जी खींच लेगा मतलब एब्जॉर्ब करेगा, और थोड़ी एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को। तो यहाँ पे इसने 60 रेडिएशन क्या किए, एब्जॉर्ब कर लिए, तो बचे हुए 40 क्या किए रहेंगे, रिफ्लेक्ट किए कि एमिट कर दिए, दोनों में फर्क है भाई, रिफ्लेक्ट कर दिए कि एमिट कर दिए, बोलो। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, रिफ्लेक्ट किए कि एमिट किए, क्या समझा, रिफ्लेक्ट किए, एमिट नहीं किए, रिफ्लेक्ट किए। तो एक्चुअली ये रिफ्लेक्शन की तरह, थोड़ी लाइट ऐसे मैंने 3-4 लाइट भेजी, तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, कुछ लाइट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ लाइट क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये लाइट के जैसा ही है, लाइट का एक तो फिनोमिना है यार, और क्या है। तो आई होप ये तो समझ में आ गया तुम लोग को। अगर ये समझ में आ गया, तो यहाँ से मैं
यहाँ से मैं ऐसे वर्बली निकाल सकता हूँ ना कि एब्जॉर्प्टिव पावर कितना आया होगा, देखो कितना आया होगा एब्जॉर्प्टिव पावर, ये एग्जांपल 1 ले लो। हीट एब्जॉर्ब, कितना एब्जॉर्ब किया 6, कितना मैंने भेजा था ये, इसको इससे डिवाइड करो तो आएगा 6/10 विच इज इक्वल टू 0.6। तो यहाँ पे जो ए आया है 0.6 आया है। सर इसकी कोई यूनिट है क्या? आंसर इज नो, यूनिटलेस, यूनिटलेस। जिस चीज की यूनिट नहीं है क्या उसका डायमेंशन भी होगा यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। क्या कोई मुझे बता सकता है सर ये यूनिटलेस क्यों है, इसकी यूनिट क्यों नहीं है? एनीवन, कोई ऐसा है जो मुझे बता सकता है कि इसकी यूनिट क्यों नहीं है? कोई है ऐसा जो बता सकता है मुझे व्हाई देयर इज नो यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्टिव पावर? पहले वाले में तो यूनिट थी एमिसिव पावर की, वैट पर मीटर स्क्वायर या फिर जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, इसकी क्यों नहीं है? थोड़ा सोचो ना यार, इसकी क्यों नहीं दोनों है, की सोचो। यूनिट तो कैंसिल हो जाता है। फिर से सही बोल रही है लड़की, क्या बोला आपने, फिर से बोलो। दोनों भी यूनिट हीट का है तो फिर वो कैंसिल हो जाता है। वेरी गुड, आपके बोलने का मतलब है इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, राइट? इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। तो सोच के देखो ना, अगर ऊपर हीट है, अगर ऊपर हीट है तो हीट की यूनिट आएगी जूल और नीचे हीट की यूनिट आएगी जूल। जूल और जूल कैंसिल होगा तो मुझे एक सिर्फ प्योर नंबर मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? इट्स अ प्योर नंबर, लिख लेता हूं यहाँ पे, इट्स अ प्योर नंबर, मुझे एक नंबर मिलेगा। और एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ दिख रहा होगा सिर्फ मुझे 0.6 मिला। क्या ये चीज क्लियर है मुझे? एवरीवन, इज इट क्लियर? कुछ पॉइंट्स लिख लें इसके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैशटैग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द बॉडी यूज्ड। पहला पॉइंट, मतलब जो एब्जॉर्प्टिव पावर किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑफ द, इट डिपेंड्स on material used, it depends on material, it depends on material used, it depends upon material used। ये पहला हो गया। दूसरा पॉइंट लिख लेता हूं मैं, its value ranges from 0 to 1, its value ranges, its value ranges from 0 to 1, मतलब 0 to 1, इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ भी हो सकती है। समझने की कोशिश करना 0 और 1 के बीच में क्यों बोला। ये एक बॉडी है, इसमें मैंने 10 रेडिएशन भेजे। अब ये बॉडी दो काम कर सकती है, ये बॉडी दो काम कर सकती है। मैंने 10 भेजे ना, इसने 10 की 10 क्या की? एब्जॉर्ब कर ली। इसने 10 की 10 क्या की? एब्जॉर्ब कर ली। तो फॉर्मूला देखो क्या है, हीट एब्जॉर्ब अपॉन हीट इंसिडेंट। हीट एब्जॉर्ब 10 है, इंसिडेंट भी 10 कराया था, 10 और 10 कैंसिल होगा तो 1 आएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आता है। मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। पर दूसरा सिनेरियो देखते हैं अभी, दूसरा सिनेरियो देखो। दूसरे सिनेरियो में क्या अज्यूम कर रहा हूं मैं कि आपने 10 रेडिएशन को भेजा, 10 रेडिएशन को यहाँ पे भेजा, पर इसने एक भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं किया, मतलब जीरो रेडिएशन, मतलब जीरो रेडिएशन। तो फॉर्मूला क्या है? हीट एब्जॉर्ब, कितना एब्जॉर्ब किया? 0। कितना दिया था? 10। 0 अपॉन 10 कितना होता है? 0। तो मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है। क्या मुझे समझ में आता है ये बात? क्या ये बात क्लियर है? यस, हाँ सर। आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर है आप लोगों को कैसे करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए इज इक्वल टू 0, इफ ए इज इक्वल टू 0, ध्यान से सुनना, इफ ए इज इक्वल टू 0, ए 0 का मतलब क्या है? If A is equal to 0, then body is a perfect reflector. If A is equal to 0, then we say that, our body is a perfect reflector, और ये वैसे आइडियल सिचुएशन है, जनरल लाइफ में ऐसा कभी नहीं होगा। बोलने का मतलब है ये वो बॉडी थी
आपने 10 रेडिएशन भेज दिए और 10 की 10 रिफ्लेक्ट कर दी इसने, एक भी एब्जॉर्ब नहीं की, तो ऐसा होता नहीं है कभी। और ये आइडियल सिचुएशन है कि जितनी आई रे उतनी ही रिफ्लेक्ट कर दिया, मतलब ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर बन गया। क्या बन गया? ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर बन गया। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर है आप लोगों को। फोर्थ पॉइंट क्या होगा फिर? अगर एक परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो एक क्या होना चाहिए नेक्स्ट वाला? इफ, एक सेकेंड, इफ A is equal to 1, if A is equal to 1, then the body, then we say that the body is an ideal absorber. ऐसे बोलता हूँ, if A is equal to 1, then we say that the bodies, we say that our body is a perfect absorber, perfect एब्जॉर्बर। ये भी आइडियल सिचुएशन है कि रियल सिचुएशन है? आइडियल सिचुएशन है कि रियल है? सोचो, आइडियल है कि रियल है? बोलो। बोलो। सॉरी, क्या बोल रहे हो आप लोग? सॉरी दिलीप, क्या बोल रहे हो? अरे ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूले से तो बना रहा हूँ सब में। मैं भी अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये A इज इक्वल टू 0 है तो वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर होगा। परफेक्ट रिफ्लेक्टर क्या होता है? जितनी रेज आई सबको रिफ्लेक्ट कर दिया। परफेक्ट एब्जॉर्बर क्या होगा? ये 1 कब आती है वैल्यू? 1। सोचो, आपने इंसिडेंट रे भेजा 10 और 10 की 10 क्या हो गई? एब्जॉर्ब। कैंसिल होके कितना? 1 आएगा ना? समझ पा रहे हो? तो अगर पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर लेगा तो परफेक्ट एब्जॉर्बर नहीं बन जाएगा? सोचो, है ना? सही बोला मैंने? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये समझ में आ गया तुम लोग को। इतना क्लियर है सबको? आगे बढ़ा जाए? आई होप ये भी क्लियर है हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 5। इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। पीछे ऐड कर दूं क्या? पीछे जगह है? नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। एक और चीज लिख लेता हूँ, पहले 5th पॉइंट लिख लेता हूँ। इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। इट मतलब एब्जॉर्प्टिव पावर। इट डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब लाइट चेंज कर दोगे अगर आप तो इसका एब्जॉर्प्टिव पावर भी बदल जाएगा। लाइट चेंज करने से इसका एब्जॉर्प्टिव पावर बदल जाता है। और लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, आप प्लीज उसको टेक्स्ट बुक से रीड कर लेना। और इनकेस अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो लेक्चर के टाइम पे भी आप पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे मैम को, सर को मैसेज कर देना। वो मैसेज मेरे तक आ जाएगा और मैं फिर उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है? लास्ट पॉइंट है, अबव डेफिनेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, मतलब जो डेफिनेशन लिखा मैंने, अबव definition can be written as, above definition can be written as, above definition can be written as percentage of heat absorbed, percentage of heat absorbed, percentage of heat absorbed out of total heat incident, out of total heat इंसिडेंट। परसेंटेज का मतलब समझो, जैसे मैंने पीछे एक एग्जांपल दिया था कि ए निकालना था, आपने भेजा था 100 पर आया कितना, मतलब कितना एब्जॉर्ब हुआ? 60। ठीक है, तो 60 को ऐसे ही रखोगे। आपको मतलब पता है क्या? किसी भी नंबर को अगर डिवाइड बाय 100 है तो परसेंटेज लिख सकते हैं। ये समझ में आता है? यस
बोलो। यस सर। तो अगर ये आंसर ऐसा होता, सपोज करो भेजा 1000 और सिर्फ 60 ही इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो एक काम करोगे, एक जीरो से एक जीरो को उड़ा दोगे, बचा 6/100। एनीथिंग अपॉन 100 होता है एनीथिंग परसेंटेज, मतलब 6 अपॉन में 100 है मतलब परसेंटेज। इस केस में इसने खाली 6% टोटल अमाउंट का एब्जॉर्ब किया, और इस केस में तो इसने 60% एब्जॉर्ब कर लिया। परसेंटेज के फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। क्या ये बातें भी क्लियर है मेरी?